हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र। मैंने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स आपको बताया था। आज अर्थशास्त्र की कुछ और परिभाषाओं को आज हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको अर्थशास्त्र बताया था, मैंने बताया था सीमित संसाधनों से असीमित जो इच्छाएं हैं उनको पूरा ही करना अर्थशास्त्र कहलाता है। हमारे पास सीमित संसाधन है। मान के मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके पिताजी की सैलरी 10,000 रुपये है, लेकिन आपके परिवार की और आपकी इच्छाएं बहुत हैं। उन इच्छाओं को पूरा 10,000 रुपये में ही करना है, तो वो क्या है? आपके पास सीमित संसाधन है, वो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। किसी के पास अधिक धन है, बहुत धन है, वो कह रहा है मैं बाजार खरीद लूँगा, या मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स नहीं बना है। इकोनॉमिक्स उसके लिए बना है जिसके पास सीमित संसाधन और असीमित इच्छा है। तो आप समझ गए होंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, उसको संतुष्टि कब होती है? जब उसके पास पर्याप्त धन है और उसकी जो असीमित इच्छाएं, जो जितना उसके पास संसाधन है उसमें ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही ग्राहक की संतुष्टि है। उसी प्रकार उत्पादक के अंदर इच्छाएं उठती हैं, मैं कपड़े का भी व्यवसाय कर लूं, या मैं स्टील का भी काम कर लूं, या मैं किसी अदर और भी बिजनेस कर लूं, लेकिन वह उसी ही, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन है, सीमित संसाधन है, तो वह उसका ही बिजनेस करेगा जिसमें उसे अधिकतम लाभ होगा। तो आप अर्थशास्त्र के बारे में समझ गए होंगे। अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना ही अर्थशास्त्र है। तो आगे हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक मैंने आपको बताया एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने 1776 में बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। उसी के आधार पर इनको अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब है छोटा यानी सूक्ष्म, और समष्टि का अर्थ है यानी व्यापक यानी बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं जिसमें, अगर मैं जैसे आपको क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं एक बच्चे की जानकारी लेता हूँ, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, यानी इंडिविजुअल की जानकारी लेता हूँ, तो वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर मैं पूरी होल क्लास के बारे में यानी सभी स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो वो क्या है? एक समष्टि अर्थशास्त्र। आपको पता चला होगा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। प्रत्येक व्यक्तिगत से संबंध जो रखता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। पूरे राष्ट्र यानी पूरे राष्ट्र से जो संबंध रखता है उसे हम बोलते हैं मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद प्रत्येक की मांग यानी प्रत्येक जो हमारे व्यवसाय है, जो हमारी अर्थशास्त्र मतलब कि जो बाजार है उसमें जो प्रत्येक की मांग और प्रत्येक की पूर्ति को देखा जाता है उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। कुल मांग और कुल जो पूर्ति है उसको देखा जाता है, उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने 1776 में बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। तो उसी के आधार पर इन्होंने व्यष्टि के अर्थशास्त्र, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके भी जनक एडम स्मिथ ही हैं। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जो फादर हैं यानी समष्टि के जो जनक हैं जेएम कीन्स। तो मैंने आपको बता दिया है जो अर्थशास्त्र है, जैसे आप मैं एक एग्जांपल और समझ सकते हो कि समष्टि और व्यष्टि में, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें क्लासेस चल रही हैं मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, यानी सभी साइंस की सभी क्लासेस चल रही हैं। अगर मैं एक क्लास यानी साइंस के बारे में बात करूं, मैथ के बारे में बात करूं, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, बिजनेस के बारे में बात करूं, यानी प्रत्येक क्लास के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन मैं सभी क्लासों को एक साथ मिलकर सभी क्लासों की बात करता हूं तो वो क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। यानी जिसमें एक इकाई का उल्लेख है उसे हम व्यष्टि कहते हैं, जिसमें सभी इकाइयों का उल्लेख है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आप समझ गए होंगे समष्टि और व्यष्टि को भी, और मैंने आपको अर्थशास्त्र भी बताया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे मैंने आपको बताया है व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है। जो व्यवसाय है
जैसा अर्थशास्त्र अब लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। जो आर्थिक क्रिया मैंने आपको बताया, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। क्लियर है? आप अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब बात करते हैं हम आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया कहते किसे हैं? आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे व्यवसाय, बिजनेस, मैंने बताया बिजनेस वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से क्रिया की जाती है, उसे हम व्यवसाय यानी बिजनेस बोलते हैं। तो वो क्या है? धन कमाने के उद्देश्य से क्रिया की जाती है, यानी जो भी क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से की जाए वो क्या है? व्यवसाय। यानी एक शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना भी क्या है? एक व्यवसाय यानी आर्थिक क्रिया। किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना भी क्या है? व्यवसाय। थोक या फुटकर व्यापारी द्वारा किसी माल का विक्रय करना भी क्या है? व्यवसाय यानी आर्थिक क्रिया। पेशा बताया मैंने, एक विशिष्ट ज्ञान से जो पैसा कमाया जाता है, जैसे सीए, वकील, डॉक्टर, ये सब क्या है? एक पेशा यानी प्रोफेशन के अंदर आता है। और रोजगार का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब आप कार्य करते हो तो वह रोजगार, वो धन कमाने के उद्देश्य से ही कोई कार्य करते हो तो वो क्या है? रोजगार। किसी कंपनी में आप जॉब करते हो तो वो वहाँ से सैलरी या धन लेने के लिए ही कर रहे हो तो वो क्या है? रोजगार। यानी वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया। तो आप समझ गए हो गए आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया कहते किसे हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे सेवा करना, मदद करना, ये सब क्या है? आप अपनी मम्मी जी के लिए कार्य कर रहे हो तो वो क्या है? एक गैर आर्थिक क्रिया है। वो उसका उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं है। जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है उसे हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया। तो आप समझ गए होंगे आर्थिक और गैर आर्थिक के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को डिटेल में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको अंग्रेजी हम माइक्रो कहते हैं तथा ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, यानी व्यष्टि का अर्थ छोटा है। मैंने बताया हर एक इकाई के बारे में वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रत्येक की आय, प्रत्येक की मांग, प्रत्येक की पूर्ति, ये सब क्या है? यानी प्रत्येक हर किसी व्यक्ति की अलग अलग जानकारी लेना ही क्या है? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे जनगणना होती है, हर किसी व्यक्ति की अलग अलग जानकारी ली जाती है, वो क्या है? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, जो हमारे इकोनॉमिक्स के जनक हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वही व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी जनक हैं। इन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी, उसी के अनुसार इनका नाम पड़ा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप समझ गए होगे। उसके बाद अब बात करते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। इसमें जैसे राष्ट्रीय आय एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें यानी पूरे राष्ट्र को देखा जाता है, एक समूह को देखा जाता है। इसमें जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया क्लास का, अगर मैं एक इंडिविजुअल से कोई जानकारी लेता हूँ तो वो समष्टि है। अगर मैं फिर होल क्लास के बारे में अगर बात करूँगा जैसे तो वो क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपको क्लियर है। अब अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, एक वास्तविक अर्थशास्त्र और एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र को समझते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत जैसा है वैसा ही अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक अर्थशास्त्र। जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा, मतलब वो क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र। उसका कोई विश्लेषण नहीं करता है। जिसका हम विश्लेषण करते हैं, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इसे क्या नहीं होना चाहिए तक का विश्लेषण किया जाता है। यह हमें बताता है कि आर्थिक समस्या को कैसे हल किया जाता है। तो वो क्या है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आपको पता चल गया होगा वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अध्ययन। अर्थशास्त्र को मैंने डिफाइन किया, उनकी क्रियाओं के बारे में बताया। आर्थिक क्रिया कैसे कहते हैं? जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं।
फिर उसके बाद मैंने बताया अनार्थिक क्रिया यानी गैर आर्थिक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं उन्हें हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे सेवा करना, मदद करना, ये सभी क्या है, गैर आर्थिक क्रिया हैं। उसके बाद मैंने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसको अंग्रेजी में हम माइक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है। जो इसके जनक हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, जो हमारे 1776 में जो द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक लिखी थी, जो उसके जनक हैं वही हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी जनक हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जे.एम. कीन्स हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।